प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कक्षा 12 का 3 का लेसन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें पढ़ा था हमने विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ा था। विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसमें एक उदाहरण स्पेशल उदाहरण था डेनियल सेल। डेनियल सेल में पढ़ा था कि उस पर कौन कैथोड है कौन एनोड है, वो किस प्रकार का सेल होता है, उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, उसका डायग्राम फिर पढ़ा था। उसका डायग्राम के बाद में उसकी रासायनिक अभिक्रिया। और आज हम पढ़ेंगे कि जो डेनियल सेल था उसकी कई विशेष स्थितियां, कि उस पर जो बाह्य विभव है उसको हम चेंज करते रहे तो क्या कंडीशन आती है। देखो, विशेष स्थितियां लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? विशेष स्थितियां। देखो, पहले सेल को बना देता हूं मैं, एक ही डायग्राम के द्वारा सेल बताता हूं। वैसे आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे अलग अलग, किंतु हम एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर देंगे सारे। दो अर्थ सेल अलग से बना दो, ठीक है ना। एक मिनट, यहां तो देखो, कल बताया था आपको कि जेडन छड़ होती है वो ZnSO4 विलयन में डूबी होती है, और CuSO4 में कौन सी छड़ डूबी होती है? Cu छड़। CuSO4 विलयन में कौन डूबी होती है? Cu छड़। ये लवण सेतु था जिसमें KCl विद्युत अपघटय को किसमें एगार एगार में मिलाया गया था, अर्ध ठोस अवस्था में। उल्टे यू आकार की नली होती है, यहां रुई की डाटें लगी होती है। ये इधर से जुड़ा हुआ है और ये इस साइड से जोड़ दिया। अब यहां हम बाह्य विभव लगाते हैं, बाह्य विभव। अब आपको पता है सेल विशेष स्थितियां अलग हो जाएंगी। पहले मैं पहली कंडीशन लेके चलता हूं, पहली स्थिति यहां नंबर 1 लिख देता हूं। देखो, ये डेनियल सेल अपना क्या है? डेनियल सेल। थोड़ा तिरछा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक समझाने के तौर पे नोट्स में आपको सही डायग्राम दे रखे। देखो, ये डेनियल सेल था, यहां ZnSO4 विलयन में Cu छड़ CuSO4 विलयन में डूबी होती है। ये दोनों पात्र एक लवण सेतु के द्वारा संबंधित रहते हैं। लवण सेतु क्या होता है? एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसके दोनों सिरों पर रुई की डाट लगी होती है। इसमें KCl या KNO3 विद्युत अपघटय को एगार एगार में मिला करके अर्ध ठोस अवस्था में भरा जाता है। ये अपना सेल। अब देखो, स्थिति क्या होगी कि सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट था। तो ये क्या कह रहा है कि जब बाह्य विभव हो, बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से कम हो, मान पहली कंडीशन क्या हुई? बाह्य विभव। ये एक्सटर्नल कर देता हूं यहां, बाह्य विभव, चाहे हिंदी में लिख सकते हो बाह्य, ई बाह्य। ये क्या है? कम है, और वोल्टेज क्या है? जब सेल पर 1.1 वोल्ट से कम विभव लगाया जाता है, शुद्ध भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि जब सेल पर 1.1 से अधिक विभव लगाया जाता है, किसके ऊपर? इस सेल। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां होता है? Zn से Cu की ओर। ये Cu है, ये Z है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कहां? Zn से Cu की ओर। और धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है Cu से Zn की ओर। इस स्थिति में क्या होता है? देखो, जो Zn होता है वो घुलता जाता है, यानी इस पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इस पर क्या होता है? निक्षेपण, यानी जमाव होता है, अपचयन होता है। ये बात याद रखिए। पहली स्थिति क्या है कि जब सेल पर 1.1 वोल्ट से कम बाह्य विभव लगाया जाता है
तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर तथा धारा का प्रवाह Cu से Zn की ओर होता है। इस स्थिति में Zn घुलता है, यानी Zn पर ऑक्सीकरण होता है तथा जो अपना क्या है, जो Cu है उस पर निक्षेपण यानी जमाव होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस पर क्या होता है, अपचयन होता है। ये कंडीशन पहली कंडीशन हुई। कौन सी कंडीशन हुई कि जब सेल पर 1.1 वोल्ट से कम बाह्य विभव लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर तथा धारा का प्रवाह Cu से Zn की ओर होता है। इस स्थिति में जो अपना क्या होता है, Zn होता है वो एनोड के रूप में कार्य करता है और एनोड होता है वो हमेशा घुलता है और उस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। और Cu कैथोड का काम करता है। यहाँ Cu किसका काम करेगा, कैथोड का काम, Cu कैथोड का काम करेगा और इस पर क्या होगा, अपचयन। ठीक है। दूसरा देखो, जब बाह्य विभव है वो 1.1 वोल्ट के बराबर है, जब सेल पर 1.1 वोल्ट के बराबर बाह्य विभव लगाया जाता है तो सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा न ही किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या है ये पॉइंट है कि जब सेल पर 1.1 वोल्ट के बराबर बाह्य विभव लगाया जाता है तो न तो सेल में धारा प्रवाहित होती है तथा न ही किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी इस स्थिति में इसका विद्युत वाहक बल हो जाता है 1.1 वोल्ट। अब हम तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन की जस्ट उल्टी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब बाह्य विभव का मान बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बाह्य विभव को बढ़ा दिया जाए। क्या कहेंगे कि जब 1.1 वोल्ट से अधिक बाह्य विभव लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Cu से Zn की ओर होता है तथा धारा का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है। जस्ट उल्टा हो जाता है। जब 1.1 वोल्ट से अधिक बाह्य विभव लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Cu से Zn की ओर तथा धारा का प्रवाह Zn से Cu की ओर। पहली जो कंडीशन थी उसमें जो ये था Zn था वो एनोड का कार्य करता था, इस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। और अब की बार क्या होगा, जो Cu है उस पर क्या होगा, अपचयन होगा। सॉरी, Cu पर तो अपचयन पहले भी हो रहा था, Zn पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। पहली कंडीशन ये थी। पहली कंडीशन में क्या था कि Zn पे ऑक्सीकरण होता है यानी वो घुलता है, एनोड का काम करेगा। और जो Cu था उस पर क्या हो रहा था, निक्षेपण यानी अपचयन हो रहा था, जमाव हो रहा था पदार्थ का तथा अपचयन हो रहा था। क्या हो रहा था, अपचयन। इसी कारण ये कैथोड का काम कर रहा था। कब, जब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से क्या था, कम था। अब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। इस स्थिति में सारी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर हो रहा था इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Cu से Zn की ओर। इस कंडीशन में धारा का प्रवाह Cu से Zn की ओर हो रहा था, तो अब होगा धारा का प्रवाह Zn से Cu की ओर। पहले वाली जो कंडीशन थी इसमें Zn पे क्या हो रहा था, निक्षेपण, सॉरी Zn घुल रहा था और ऑक्सीकरण का काम कर रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था उस पर। अब की बार Zn के ऊपर क्या होगा, निक्षेपण, जमाव होगा, यानी यहां अपचयन होगा और ये कैथोड के रूप में होगा। किसके रूप में, कैथोड के रूप में। और यहां क्या होगा, यहां घुलेगा यानी ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। और ये एनोड का काम करेगा। वापिस देख लो तीनों कंडीशनों को कि जब सेल पर 1.1 वोल्ट से अधिक बाह्य जब 1.1 वोल्ट से कम बाह्य विभव लगाया जाता है, जब सेल पर 1.1 वोल्ट से कम बाह्य विभव लगाया जाता है, इसका अर्थ है ये ज्यादा और ये कम बाह्य विभव लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है तथा धारा का प्रवाह Cu से Zn की ओर होता है। इस स्थिति में
Zn पे ऑक्सीकरण होता है और ये एनोड का कार्य करता है, तथा Cu पर अपचयन होता है और ये कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पर कि जब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट के बराबर होता है तो सेल में किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है और न ही किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन। तीसरी कंडीशन, जब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से ज्यादा होता है उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Cu से Zn की ओर होता है और धारा का प्रवाह Zn से Cu की ओर। इस स्थिति में Zn पे अपचयन होगा, यानी ये कैथोड का काम करेगा और जो Cu है इस पर क्या होगा, इस पर ऑक्सीकरण होगा और ये एनोड का कार्य करेगा। ये अपना हुआ विशेष स्थितियों में जो डैनियल सेल की विशेष स्थितियां थी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे लवण सेतु तथा उसके कार्य। देखो ये उल्टे यू आकार की नली थी, इसका जिक्र करते हैं अलग से। लवण सेतु तथा इसके कार्य। लवण सेतु लिख देता हूं। अब वैसे तो लवण सेतु के बारे में आपको कल भी बता दिया था और आज भी बताया ये डायग्राम बनाने से पहले। तो लवण सेतु देखो क्या होता है, ये एक उल्टे यू आकार की नली होती है। क्या होती है, एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसके अंदर या तो हम KCl या किसको भरते हैं, KNO3। कि ये एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें KCl या KNO3 विद्युत अपघटे को, किसको, KCl या KNO3 विद्युत अपघटे को एगार एगार में मिलाते। ये एगार एगार क्या होती है, ये एक समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया गया पदार्थ होता है। एगार एगार इस तरह से लिखते हैं, एगर एगर भी लिखते हैं, एगार एगार भी लिखते हैं। ठीक है ना, कि KCl या KNO3 जो विद्युत अपघटे होता है इसको एगार एगार के साथ मिलाया जाता है जिससे ये अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। अर्ध ठोस अवस्था, जैसे अपनी जो टूथपेस्ट वाली अवस्था होती है वो है जेल वाली सी कंडीशन। ये मान विद्युत अपघटे एक ही रखेंगे, KCl को रख लो चाहे KNO3 को, दोनों को नहीं रखेंगे। तो आपको पूछे लवण सेतु क्या है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें KCl या KNO3 विद्युत अपघटे को एगार एगार में मिलाकर के अर्ध ठोस अवस्था में भरा जाता है। एगार एगार में मिलाकर के अर्ध ठोस अवस्था में भरा जाता है। इसके दोनों सिरों पर रुई की डाट लगी होती है, इस तरह से होता है। दोनों सिरों पर रुई की डाट लगी होती है और भरते क्या है, KCl प्लस एगार एगार भर दिया इसमें। ठीक है, अब देखो पूछता लवण सेतु में जो विद्युत अपघटे लेते हैं उसमें शर्तें क्या होनी चाहिए कि लवण सेतु के अंदर जो विद्युत अपघटे, देखो यहां पात्र था एक और यहां इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, यहां पात्र था और यहां भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, सेल में ऐसा ही था। अब देखो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये लवण सेतु का जो रुई के द्वारा विद्युत अपघटे निकलेगा यहां से, ये इलेक्ट्रोडों के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लवण सेतु का जो विद्युत अपघटे यानी KCl या KNO3, लवण सेतु का विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोडों के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। पहली शर्त ये होनी चाहिए इसे लवण सेतु की। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर जो धनायन और ऋणायन है उनकी दोनों की चलने की गति यानी चालकता, मानो चलने की गति चालकता पर निर्धारित होगी, यानी इन दोनों की चालकता या कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों की चालकता क्या होनी चाहिए, समान। तो लवण सेतु की शर्तें क्या हैं कि लवण सेतु का विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोडों के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। लवण सेतु का विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोडों के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि लवण सेतु का जो विद्युत अपघटे है इसमें धनायन तथा ऋणायन की चालकता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब पूछता लवण सेतु के कार्य क्या है, काम क्या है इसके। देखो इसके तीन काम हैं। एक तो देखो ये परिपथ को पूर्ण करता, दोनों में जुड़ा हुआ है। पहला इसका है ये सेल परिपथ को पूर्ण करता है, एक साइड में
अर्ध शेल कौन से, ऑक्सीकरण अर्ध शेल में डूबा होता है और एक साइड में अपचयन अर्ध शेल में डूबा होता है, यानी ये शेल परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु के कार्य क्या है, ये शेल परिपथ को पूर्ण करता है, शेल परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा क्या है, ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने का अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो आयन उत्पन्न होंगे, क्या है, इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो आयन उत्पन्न होंगे उनको लवण सेतु का विद्युत अपघटय क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। जैसे कल हमने डेनियल सेल पढ़ा था, उसमें एक तो Zn+2 बना था, आयन वही बना था, और दूसरा एक आयन था जैसे कॉपर +2 है, वो तो कॉपर में बदल गया था, किंतु पीछे आयन कौन सा बच गया, ये 2 आयन। लास्ट में रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में 2 ही आयन बचते हैं डेनियल सेल में, Zn+2 और SO4 यानी इन आयनों को उदासीन करना ही विद्युत उदासीनता है। क्योंकि दूसरा कार्य क्या है कि ये सेल विद्युत उदासीनता बनाए रखता सेल के अंदर। देखो KCl था तो यहां Cl- क्रिया कर लेगा और वहां K+ कर लेगा, तो देखो ZnCl2 बन जाएगा और ये बन जाएगा K2SO। सीधा भी अभिक्रिया नहीं लिखो तो सीधा भी लिख सकते हो, ये सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, यानी इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न आयनों को उदासीन कर देता है। ये आयन कहां थे, एनोड पर थे, इनको उदासीन हो गए, ZnCl2 बन गया, और ये कहां थे, कैथोड पर, इनको K+ ने उदासीन कर दिया। तीसरा है द्रव संधि विभव को रोकता है। द्रव संधि विभव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द्रव संधि विभव को रोकता है, ये क्या करता है, द्रव संधि विभव को रोकता है। आज अपना ये लवण सेतु हुआ पूरा। लवण सेतु के बारे में देखो, ये एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें KCl या KNO3 विद्युत अपघटय को अर्ध ठोस अवस्था में भरा जाता है। इसके दोनों सिरों पर रुई की डाट लगी होती। फिर इसकी शर्तें थी कि लवण सेतु का विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोडों के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए। दूसरी शर्त थी कि लवण सेतु का विद्युत अपघटय था, इसमें धनायन तथा ऋणायन की चालकता भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर क्या था, देखो लवण सेतु के कार्य कि ये सेल परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा था ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, यानी इलेक्ट्रोडों के ऊपर उत्पन्न आयनों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। फिर ये देखो इलेक्ट्रोड, ये एनोड पर, इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड और कैथोड, ये एनोड पर आयन है Zn+2 Cl- यानी संतुलित करेंगे 2 तो ZnCl2। SO4 है, ये कैसे क्रिया करेगा तो 2K+ होंगे तो K2SO4 बन जाएगा। तीसरा द्रव संधि विभव को रोकता है। देखो परिभाषा आगे क्या अभी बता देता हूं, द्रव संधि विभव क्या होता है। देखो 2 अलग अलग सांद्रता के द्रव, देखो ये सेल था, इसमें द्रव भरा हुआ है और इधर लवण सेतु के अंदर सेल भरा हुआ है। ये सेल है, इसमें विद्युत अपघटय यहां भरा हुआ है और ये लवण सेतु, सेल के अंदर लवण सेतु है, एक विद्युत अपघटय यहां भरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि जब 2 अलग अलग सांद्रता, इसकी सांद्रता अलग है और इसकी सांद्रता अलग है, जब 2 अलग अलग सांद्रता के द्रव जिस सीमा रेखा पर मिलते हैं, यहां मिल गए जैसे दोनों, जिस सीमा रेखा पर मिलते हैं वहां परासरण द्वारा एक विभव उत्पन्न होता है जो धारा का क्या करता है, विरोध। इसको हम द्रव संधि विभव बोलते हैं। द्रव संधि विभव का विरोध कौन करेगा, लवण सेतु। इसी कारण लवण सेतु, क्योंकि ये नहीं था पूरा, क्योंकि सारा सॉल्यूशन यहां आ जाता तो दोनों मिल जाते, कि जब 2 अलग अलग सांद्रता के विलयन जिस सीमा रेखा पर मिलते हैं वहां परासरण द्वारा एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसे हम द्रव संधि विभव कहते हैं। लवण सेतु के कार्य में क्या था, द्रव संधि विभव को रोकता है। तो आपको द्रव संधि विभव भी बता दिया। क्या होता है द्रव संधि विभव, कि जब 2 अलग अलग सांद्रता के विलयन जिस सीमा रेखा पर मिलते हैं वहां परासरण द्वारा एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उस विभव को हम द्रव संधि विभव कहते हैं। ठीक है, और कल पढ़ेंगे।